Good morning, student. Today is my first video of class 12th, and today I am starting the first chapter of accountancy, which is the accounting for not for प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में एनपीओ भी कहते हैं। ये अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये प्रैक्टिकल चैप्टर भी है और इसमें देखा जाएगा कि इसमें कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। और आप अर्लियर क्लासेस में अपने पुराने 11th में पढ़ चुके होंगे कि अकाउंटेंसी होती क्या है, तो अकाउंटेंसी में कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं ये सब आपके नॉलेज में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग से कि होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। व्हाट इज़ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर वन इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी प्रॉफिट मेकिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट के पर्पस से खोली जाती है, यानी जिनका मेन मोटिव क्या रहता है कि प्रॉफिट को अर्न करना यानी कमाना, ठीक है। वो गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं और उनको रेट एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर बेचती हैं और जिससे उनका जो मार्जिन रहता है उसको प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोली जाती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल, यानी पीपल को सर्विसेज देने के पॉइंट ऑफ व्यू से खोली जाती है। पीपल जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनके लिए काम करती हैं। तो वो उस तरह की सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। उनको इनका मेन मोटिव होता है कि वो अपने लोगों को सर्विसेज दे सकें, प्रोवाइड कर सके सर्विसेज। चलिए इसकी मीनिंग पे आते हैं। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या क्या है, ठीक है। दीज आर बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, फार्मिंग, फिशिंग, ट्रेडिंग, एजेंसी सर्विसेज एंड फाइनेंसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्रोफेशनल सर्विस। यानी ये सारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं मैन्युफैक्चरिंग के काम में जो कर रही हैं, माइनिंग का काम कर रही, फार्मिंग कर रही हैं, जिनका इन सब का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो ये सब किस में आ जाएंगे, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम सेकेंड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट सर्टेन कल्चरल, रिक्रिएशनल, रीजनल, पॉलिटिकल, एजुकेशन, मेडिकल, प्रोफेशनल एक्टिविटी नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसको प्रोप्राइटर कह लीजिए या कोई भी इंसान या कोई भी एक नंबर ऑफ पर्सन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग, बस वो सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन को वो फॉर्म करते हैं। वो किस में आएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन कौन सी हो सकती है, किस तरीके से का प्रमोशन हो सकता है, तो है कल्चरल, कोई भी कल्चरल, या आप मान लीजिए कि आप यूपी में हो, यूपी की कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ को अगर लोगों तक पहुंचाना है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, तो उनका मेन मोटिव क्या है, लोगों को जागरूक करना। तो ये सब केस में आ जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसकी मेन मोटिव सिर्फ रहते हैं लोगों को जागरूक करना। ये कल्चरल में आ गया। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कुछ भी करा देना, रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी जो अपनी ही रिलीजन को बस प्रमोट कर रही है, तो वो सब किस में आ जाएगा, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न नहीं करना रहता है, सिर्फ लोगों को बताना रहता है रिलीजियस पर्पस से। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेन मोटिव क्या रहता है कि हमें समाज की, हमें सोसाइटी की वेलफेयर करना है, हमें सोसाइटी को अच्छा बनाना है। उसके वो सारी पॉलिटिकल पार्टी किस में आ जाएगी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मगर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ अपना मतलब रहता है। जब वो पावर में आ जाते हैं तो फिर वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, मगर उसमें हमको नहीं जाकर, हमको सिर्फ बस ये समझना है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए काम करती है, इसलिए हम इसको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देन एजुकेशनल, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है कि एजुकेशन दिया जा सके टू द पुअर पीपल, to the poor people who cannot afford the education. These organization give them free of cost education to those people, ठीक।
फिर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कुछ भी हो गई, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाएगा कि आगे कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ या आप एक तरीके से आप फ्री मेडिसिन बांट रहे हो, तो आपका क्या है, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या आ जाएगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगी। ठीक, सर्टेन एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सबके लिए लाइब्रेरी है, कोई भी जाके पढ़ सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, ये भी नॉन प्रॉफिट में आ जाएगा। ये सारे चीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अब चलिए आते हैं कि इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर हम लोग जल्दी से प्रैक्टिकल्स में आएंगे कि व्हाट, because NPO is mainly depend upon the practicals, but before going to the practicals, firstly we should know some of the terms which is used in the NPO, तो वो भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सर्विस, पहला फीचर क्या है, सर्विस मोटिव। इसका मेन मोटिव क्या होता है, नॉट फॉर सर्विस मोटिव नहीं होता है, ठीक है। मेन मोटिव इसका क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, और वो प्रॉफिट को अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड सर्विसेज टू द स्पेसिफिक ग्रुप। फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जितने सारे भी चैरिटेबल यानी लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी काम कर रही है, तो जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, जैसे हॉस्पिटल में आप 10 रुपये की पर्ची कटवाते हो, तो उनका 10 रुपये से आपका इलाज तो पॉसिबल नहीं है, बट मतलब तो वो आपका सिर्फ एक तरीके का आपने से एक फ़ीस ले लिया है, एक स्मॉल अमाउंट, मगर उसका जो भी आपका इलाज होता है वो चैरिटेबल हॉस्पिटल में वो आपका ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। देन सोर्सेज ऑफ इनकम, यहाँ की सोर्सेज ऑफ इनकम, अच्छा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चालू है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसके कहीं ना कहीं से पैसा आता है ना, कोई ना कोई उसको देता ही होगा, वो पैसा कहाँ से लाती है, इसको देखते हैं इसमें। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या NPO हम जिसको कहते हैं, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम यहाँ कहाँ से वो इनकम जनरेट करती है, वो है सब्सक्रिप्शन। किसी ने सब्सक्राइब कर लिया, उसका फीस उसने दिया, उसके लिए उस NPO को दिया, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा दिया सब्सक्राइब करने के बाद, तो वो उनकी इनकम हो गई। कोई किसी ने डोनेशन दे दिया उस ऑर्गेनाइजेशन को, NPO को, तो वो उनका हो गया सोर्स ऑफ इनकम। देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, किसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट दे दिया या कोई बिल्डिंग बना दिया या कोई इक्विपमेंट दे दिया, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें कोई हॉस्पिटल का कोई इक्विपमेंट दे दिया, तो ये सब किस में आ जाएंगे ये सब आ जाएंगे सोर्स ऑफ इनकम में आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसमें अकाउंटिंग की क्या क्या हमको देखना है कि NPO में भी कुछ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। आप लेखा जोखा जिसको हिंदी में कहा जाता है, उस तो मेंटेन करना ज़रूरी है होगा ना, कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, कितना खर्चा हुआ, तो उसमें क्या क्या अकाउंट बनते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 अकाउंट की बात कही गई है। पहला क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि इज़ प्रिपेयर्ड फॉर टू अकाउंट फॉर ईयरली रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू जनरेटेड, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, ये ईयरली बनता है। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, यानी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो इसमें बताया जाता है। फिर यानी सरप्लस और डेफिसिट के लिए कैपिटल फंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बनता है, जिसको हम बैलेंस शीट आगे चल के पढ़ेंगे, इसको अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बस इसमें भी कुछ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, इतना आप समझिए। फिर इसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होगी जब भी तो मालूम चलेगा। क्या लीगल रिक्वायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक अपनी प्रॉपर अकाउंट ये मेंटेन करते हैं जिसको गवर्नमेंट अप्रूव कर देती, नहीं ये अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल किया जा रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा रहा है, इसको इतने सारे छूट दिए जाएंगे, ये टैक्स से एग्जम्पशन रहेगा, ये सारी चीज़ मेंटेन। तो अकाउंट मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है NPO के लिए, ठीक है, जिससे हमको लोगों को मालूम भी चलेगा कि, और गवर्नमेंट को भी मालूम चलेगा कि फ़ंड का क्या यूज़ हो रहा है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा रहा है। फिर मैनेजमेंट, अच्छा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज तो किया ही जाता है,
उसी तरह एनपीओ को भी मैनेज किया जाता है। द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये पूरी एनपीओ की एक कमेटी होती है जिसमें नंबर ऑफ पर्सन अपने अपने व्यूज़ देते हैं, अपने अपने पॉलिसीज़ बनाते हैं कि हमको इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन आउट करना है। ठीक है, अब मेन मोटिव क्या होता है, अब आ जाते हैं इसके जो डायरेक्ट अकाउंट में, कि इसमें अकाउंट जो मेंटेन होता है वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें एक अकाउंट बनता है, वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, इसमें कुछ नहीं, बस जो भी कैश आ रहा है, जो भी कैश जा रहा है, यानी कैश से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सारी चीज़ें इसमें लिया जाए, यानी रिसिप्ट और पेमेंट। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुकान में जाते हो, कोई भी शॉप पे गए हो, आपने वहाँ सामान खरीदा तो आपको वो एक रिसिप्ट देता है, तो रिसिप्ट दिया, उसके लिए आपने उसको उस पर जो भी पैसा अमाउंट आया रहता है वो आपने देना होता है, क्योंकि आपने सामान खरीदा है, तो वो वही कहलाती है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट है और पेमेंट है। रिसिप्ट यानी आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कोई ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ चला रहे हो, तो आपने कुछ सब्सक्रिप्शन इन द सेंस, यानी कोई भी आपने रिसिप्ट किसी को दिया, उसने अगर उसका पैसा दिया तो वो रिसिप्ट के हेड में चली जाएगी। ठीक है, जिसके आपने रसीद जैसे कटवाना हुआ, रसीद आपने काटा तो आपको पैसा मिला। पेमेंट, आप एनपीओ चला रहे हो, आपने खर्चा किया तो वो पेमेंट के साइड में जाएगा। क्या क्या है चलिए देखते हैं। द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू रिकॉर्ड कैश बैंक ट्रांजेक्शन इज़ नोन एज रिसिप्ट एंड पेमेंट। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकर्ड इज़ मर्ली या समरी ऑफ कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का ही बस समरी है इसमें। ठीक है, यानी ये इसमें फीचर्स क्या क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट क्या कहता था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कुछ आएगा कुछ जाएगा। ठीक है, ठीक। और सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, वेन एवर अमाउंट इज़ रिसीव्ड कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड। कोई भी जब यहाँ कुछ भी रिसीव्ड होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, यानी आपके पास आया है वो कैश तो रिसिप्ट के हेड में जाएगा, और दैट इज़ वाई ऑल कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। इसीलिए सारे कैश किस में, डेबिट साइड में रहेंगे, और कैश जो आपके पास से जाएगा वो पेमेंट के साइड में जाएगा, यानी वो क्रेडिट का पार्ट रहेगा। ठीक है, अब इसका अकाउंट देख लेंगे कैसे है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ क्लोज एज शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस। फिर आगे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, उसको डायरेक्टली अकाउंट में चलते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्लियरली हो जाएगा। तो यहाँ पे है, ये फॉर्मेट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का। अभी जब एमपीओ आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल पे सॉल्व करेंगे तो यही आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर बैलेंस शीट बना, वो सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में से इससे ही हम सारी चीज़ निकाल के अपने सॉल्यूशन में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो रिसिप्ट में क्या क्या आ जाएगा, कैश जो भी आपके पास है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में आपने जो भी रखा है वो सबसे पहले रहेगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर सब्सक्रिप्शन, आपसे लिया किसी ने, ठीक है, आपसे किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया है। जिस तरह टाटा स्काई ऐप लगवाते हो तो आप क्या करते हो, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है, जिसके लिए आपको पेमेंट देना होता है। आपने पेमेंट दिया तो अगर वो टाटा स्काई अगर चैरिटेबल पर्पज़ से अगर उसने चालू किया है या सर्विसेज देने के लिए चालू किया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया तो, या उसने कुछ चार्जेस उसमें ऐड अप कर लिया, तो आपको क्या देना पड़ता है, पैसा देना, और वो उसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक, उसी तरह यहाँ है, अगर आप कोई चैरिटेबल
एनपीओ या कोई ऑर्गेनाइजेशन आप चालू कर रहे हो, आप उस पर ऑर्गेनाइजेशन को आपने चालू किया है, तो और किसी ने आपसे अगर सब्सक्रिप्शन उसका ले लिया है तो वो उसके लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो वो रिसिप्ट जो आपने काटा है वो सब्सक्रिप्शन का हेड हो जाएगा, और वो जो भी आपको पैसा मिला वो टू सब्सक्रिप्शन के नाम से यहाँ पे अमाउंट चला जाएगा। कोई भी जनरल डोनेशन, किसी ने आपको डोनेशन दिया, वो आपकी रिसिप्ट हो जाएगी, यानी वो आपकी इनकम हो जाएगी। ग्रांट दिया, ग्रांट यानी एक तरीके का डोनेशन ही होता है, यानी जैसे गवर्नमेंट देती है ग्रांट की, हमने 1 लाख इस ट्रस्ट को दे दिया, इस एनपीओ को दे दिया, ठीक है। फिर इनकम हुई लेक्चर से, आपने कहीं जाके इस पे लेक्चर दिया, आपको पैसा मिला अपने ट्रस्ट के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो आपका हो जाएगा। इसी तरह आपने सेल किया न्यूज़पेपर, जब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज़पेपर कहीं सेल आउट कर दिया तो उसके लिए आपका इनकम हो गया, यहाँ चला गया। फिर पेमेंट के साइड में आइए, आपने प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ खर्चा किया, ठीक है। अपने ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ खर्चा किया, किस पे किया, प्रिंटिंग और स्टेशनरी पे किया, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पे किया, पोस्टेज पे किया, रिपेयर, रिन्यूअल, एडवर्टीजमेंट पे किया, चैरिटी पे किया। ये सारे खर्चे जो रहेंगे वो पेमेंट साइड में आपके रहेंगे, ठीक है। ये डेबिट पार्ट है, ये क्रेडिट पार्ट है, यानी जो भी चीज़ आपकी इनकम आएगी वो डेबिट साइड में जाएगी, जो भी आपने खर्चा किया होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगी, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन देखेंगे, मोर क्लियर हो जाएगा कि होता क्या क्या है। एक इलस्ट्रेशन इससे देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन कहता क्या है, कैश आया 440 रुपये, सब्सक्रिप्शन इतना इतना, ये सारी पोस्टिंगें आपको दे दी गई, तो ये सब कहाँ कहाँ जाएंगे। सबसे पहला है कैश 2004 को 440 रुपये आया था, तो जैसे कोई भी अकाउंट जब चालू होगा तो टू बैलेंस बीडी के नाम से आएगा। इसी तरह यहाँ पे आया 440 रुपये, यानी 440 यहाँ गया। सब्सक्रिप्शन आप एनपीओ चला रहे थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, फ्रेंड्स क्लब थी दिल्ली में, उसका ये एंडेड पीरियड दिया गया था। तो आप सब्सक्रिप्शन, आप कोई बंदा आपसे लिया, कोई पर्सन आपसे सब्सक्रिप्शन लिया 3760 रुपये का, ये आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। इनकम हो गई तो ये रिसिप्ट के हेड में गई 3760। फिर किसी ने आपको डोनेशन दिया 800 रुपये, वो चली जाएगी रिसिप्ट में। इंट्रेंस फीस मिली आपको क्या मिली, फीस मिली तो 430 यहाँ चला गया। रेंट रिलीज, आपको रेंट मिला किसी भी चीज़ का, आपको रेंट मिला, यहाँ रेंट किस चीज़ का मिल रहा है, रेंट रिलीज फ्रॉम क्लब हॉल। क्लब हॉल के लिए आपको रेंट मिला तो 525 रुपये यहाँ चला गया। फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये क्या है, चार्ज आप अपने एनपीओ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिजली का खर्चा, ये क्या हुआ, पेमेंट हुआ। पेमेंट 344 गया आपके खर्चे के साइड में, यानी पेमेंट के साइड में। फिर टैक्स आपने पेमेंट किया 50 रुपीज़, ये भी खर्चा है। सैलरी और वेजेस दिया जो वहाँ काम कर रहे थे, ये भी खर्चा है। हारमोनियम टू सेक्रेटरी दिया, हॉनोरेरियम और टू सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी को कोई तरीके से हमने एक छोटा मोटा पेमेंट कर दिया उसने काम करने पे, तो वो हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी के नाम से चला जाएगा 250 रुपये, ठीक है, यहाँ दिया गया था। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ ना, इन्वेस्टमेंट, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया था अपनी चैरिटी में, उसका इंटरेस्ट आपको मिला तो ये किसका पार्ट है, ये इनकम हुआ चैरिटी के लिए या आपके एनपीओ के लिए, तो ये कहाँ जाएगी, रिसिप्ट साइड में जाएगी 295। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 35 पिटी कैश पेमेंट, आपने पेमेंट किया था तो पेमेंट के साइड में चली जाएगी 90 रुपये। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, आपने प्रीमियम पेड किया था इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये 31। फिर उसके बाद इसका हमको ऐडअप करना है, इसको ऐड किया, फिर इसको यहाँ तक ऐड किया। जिस तरफ कम रहेगा उसमें बाय बैलेंस बीडी के नाम से, बाय बैलेंस ऑन 31 ये ईयर एंडेड पे, यहाँ पे कम इतना 3300 रुपये हो रहा था, यहाँ हमने डाल के इसको बैलेंस शीट को, इसकी अकाउंट को हमने बैलेंस कर दिया। अगर यही चीज़ अगर यहाँ कम होती तो हम इसको टू बैलेंस 31 मार्च
31/12/2004 को यहाँ पे डाल के इसके अमाउंट के साथ यहाँ पर लिख देते और इसको बैलेंस कर देते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसके आगे अब क्वेश्चंस चालू होंगे कि अकाउंटिंग दो बेस से की जाती है। सबसे पहला है फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बाद अब आपको क्वेश्चन मिलने चालू हो जाएंगे कि यहाँ पे कैसे प्रैक्टिकल्स में जो जो एडजस्टमेंट होते हैं वो कैसे होंगे। और ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।